हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 746 वर्ल्ड में। मैं हूं भुवनेश और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बहुपद। बहुपद बीजगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुपद के बारे में जानने से पहले हमको इसकी कुछ छोटी छोटी जो परिभाषा हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक क्या है? तो हम जब चर और अचर राशियों की आपस में कोई भी कैलकुलेशन बनाते हैं, कोई भी गणना बनाते हैं, चाहे वो योग की हो, अंतर की हो, गुणन की हो या फिर भाजन की हो, यानी कि हम कोई किन्हीं भी चर और अचर को लें, उनमें आपस में या तो जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें या घटाव करें, तो हमारा जो पद बनता है, जो हमारा टर्म बनता है, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या है? जब हम चरों और अचरों की आपस में कोई भी गणना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं या गुणा करते हैं, तो हमारा जो पद बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए हमारा कोई चर x, हम जानते हैं चर जो होते हैं हमारे वो इस प्रकार से होते हैं r, t, u, v, w, x, y, z। ये जो होते हैं ये हमारे चर कहलाते हैं, ठीक है। अचर अचर जो होते हैं वो जो हमारे नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 1/2, 3/2, -1, -2 आदि, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे अचर होते हैं। अब हम चरों और अचरों की आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं या फिर कोई भी भाग करते हैं, तो हमारा जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने चर लिया है x में हम गुणा कर देते हैं 6 से, तो हमारी टर्म बन जाती है 6x। तो ये जो टर्म है इसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। या फिर हम x में भाग देते हैं 6 से, तो हमारी टर्म बन जाती है x/6, तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। या फिर हम 6 में भाग देते हैं x से, ये अचर है, ये चर है, हमने अचर में चर से भाग दिया तो हमारी ये टर्म बन गई। ये टर्म हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। ओके, यहाँ पर ये कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। ये मैंने जो लिया है वो केवल चर की 1 घात का लिया है। आप चर की 2 घात, 3 घात, 5 घात, जितने भी आपका मन करे उतनी घात ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है। इसमें लिखा है निम्नलिखित रूप का प्रत्येक बीजीय व्यंजक चर x का बहुपद कहलाता है। किसका? चर x का, क्योंकि इसमें केवल हमको जो चर मिलेगा वो केवल x ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है a0, a1, a0, a1, a2, a3 ... an जो लिखा हुआ है ये सभी हमारे अचर संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4 ये जो घातें हैं ये भी हमारी ये घातें हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें साफ लिखा है a0, a1, a2 ... an वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर ये जो an है ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये वाला टर्म नष्ट हो जाएगा। n एक ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है? n एक ऋणेतर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यही एक महत्वपूर्ण बात है बहुपद के बारे में। जो हमारा बहुपद होता है वो हमारा बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बहुपद जो होता है वो एक तरीके का बीजीय व्यंजक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आपको स्पष्ट करूँ, ये हमारा एक बहुपद है। यहाँ पर इस चर की घात जो है वो 1 है,
बहुपद होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो हमारा बीजीय व्यंजक है उसमें जो जितने भी चर हैं उन सभी की घात ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक, ठीक है। नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऋणेतर का मतलब तो आप जानते ही हैं, ऋण के अलावा जो संख्याएं होती हैं वो ऋणेतर संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक आप जानते हैं 0 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। ऋणेतर पूर्णांक हो गए हमारे 0 1 2 3 4 आदि, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है इसमें चर की घात +1 है। +1 हमारी जो संख्या है वो ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है? ऋणेतर, ऋण के अलावा, ऋण का नहीं है यानी कि धन का है, और पूर्णांक भी है, तो हमारा ये एक ऋणेतर पूर्णांक हो गया। और बहुपद की परिभाषा भी कहती है कि जो हमारा n है, जो हमारी घात है x की जो पावर है वो ऋणेतर पूर्णांक होती है, ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये एक बहुपद हो गया। अब हम बात करें इसकी x/6, तो इसमें भी जो चर है उसकी भी घात +1 है, तो ये भी हमारा एक बहुपद होगा। यदि हम बात करें इसकी 6/x की, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है। इसमें जो हम चर की घात देखते हैं, यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, जो हम चर की घात देखते हैं वो चर हमारा जो है अंश में होना चाहिए, ना कि हर में। यदि हम देखें तो यहाँ पर हर में इस चर की घात जो है वो +1 है, तो इसके हिसाब से तो ये ऋणेतर पूर्णांक है, लेकिन जो हम घातें देखते हैं वो हमारा अंश में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चर को अंश में लेके आएंगे तो इसकी जो घात है वो विपरीत चिन्ह की हो जाएगी, 6 × x⁻1, ये घातांक का नियम कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस चर की घात क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, जबकि हमको क्या चाहिए था? ऋणेतर पूर्णांक चाहिए था, ऋण के अलावा कोई पूर्णांक होना चाहिए था, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं, ये जो हमारे x के साथ में जो हमारे a1 a2 a3 ... लिखे हुए हैं, ये हमारे जो हैं बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद के गुणांक, ठीक है। चर x के बहुपद को px qx ये और rx आदि से निरूपित किया जाता है। ये बहुपदों को निरूपित करने का एक तरीका है। जैसे कि ये हमारे बहुपद दिए गए हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक चर का घातांक एक ऋणेतर पूर्णांक है। यदि हम इसमें देखें तो इसमें हमारे चर जो हैं दो जगह पर हैं, x, यहाँ पर ये जो चर है इसका घात +2 है, तो ये भी एक ऋणेतर पूर्णांक है। इसमें चर का घात 1 है, ये भी एक ऋणेतर पूर्णांक है। इनमें बात करें तो इनमें भी चर का घात ऋणेतर पूर्णांक ही है। इनमें बात करें तो इनमें भी चर का घात ऋणेतर पूर्णांक ही है। हमको केवल चर का घात देखना है, ना कि अचर पद का घात देखना है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस चर का घात +2 है, 3 का घात भी 1 है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो चर का घात तो 1 है, लेकिन 2 का घात रूट है, यानी कि 1/2 है। लेकिन हमको देखना क्या है? हमको केवल चर का घात देखना है, अचर के घात से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी एक बहुपद है। यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा चर का घात, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो चर का घात 2 है, ऋणेतर पूर्णांक है 2। यहाँ पर x, इस वाले x में जो चर का घात है वो +1 है, तो ये भी एक ऋणेतर पूर्णांक है। लेकिन इस चर का घात जो है वो 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2 का होना, इसलिए इसका घात क्या हो गया? 1/2। यदि हम इसको ऐसे लिखें x² - x√x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - x⁻1, क्योंकि 1 है यहाँ पर, गुणा x⁻1/2। और हम घातांक के नियम से जानते हैं, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं,
1 धन 1/2, 1 और आधा क्या हो गया 3.5, 3/2। यहाँ पर ये जो चर की घात है, यहाँ पर तो एक ऋणेतर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3/2 एक ऋणेतर संख्या तो है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा ये एक बहुपद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के मानक रूप की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? यदि हम बहुपद में जो चर दिए हुए हैं उनको घातों के अनुसार एक अवरोही या आरोही क्रम में लिख दें, यानी कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और अंत में सबसे छोटी घात। या फिर हम ऐसे लिखें, पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये जो हमारा तरीका कहलाएगा ये बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बहुपद के घात पर। बहुपद का घात क्या होता है? किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि हमारा ये एक बहुपद लिखा हुआ है 3x⁴ - 5x² + 7। ये हमारा एक बहुपद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चर का घात ऋणेतर पूर्णांक है। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है, तो इसलिए ये एक ऋणेतर, दोनों ही ऋणेतर संख्या ऋणेतर पूर्णांक हैं, इसलिए ये एक बहुपद होगा। अब इसमें हमको घात देखना है। घात देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दो चर हैं एक जैसे ही, यहाँ पर इसका घात 4 है और यहाँ पर इसका घात 2 है, लेकिन हमको क्या देखना है? हमको सबसे बड़ी घात वाला पद देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला। अब इस पद में हमको चर का घात देखना है। इस पद में चर का घात क्या है? 4। तो ये जो 4 है ये इस पूरे बहुपद का घात होगा। क्या होगा? इस पूरे बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घात बराबर 4। ठीक है, इस प्रकार से हम घातों को भी देख लेंगे। यदि हम बात करें केवल 7 की, केवल हम इस 7 को नहीं ले रहे, हमने कोई संख्या ले रखी, 7 ले लें या 5 ले लें। अब हम ये तो हमारी एक अचर संख्या हो गई, ये भी हमारा एक बहुपद होता है। बहुपद कैसे होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम मानते हैं कोई संख्या हमारी a है, इसकी घात अगर 0 है तो इसका मतलब होता है कि इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से यदि हम चर x ले लें, ये भी हमारी एक संख्या ही है, जब हम इस पर घात 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इसका मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये घातांक का नियम है। ठीक है, अब हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 की जगह पर ये इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁴, क्योंकि x⁴ का मान 1 होता है और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें चर आ गया और ये बीजीय व्यंजक बन गया, चूँकि इसमें चर का घात क्या है? 0 है, और 0 क्या होता है? 0 एक ऋणेतर पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋणेतर पूर्णांक। इसलिए ये जो हमारा पद है, बीजीय व्यंजक है, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बहुपदों के प्रकार की। पहले जो प्रकार हैं वो पदों की संख्या के अनुसार रहें। क्या है? पदों की संख्या के अनुसार। पहले प्रकार में एक पदी, इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक पद होता है। बहुपद में केवल एक पद होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 पद होते हैं। इसमें त्रिपद में 3 पद होते हैं। शून्य बहुपद में बहुपद का घात 0 होता है, जैसा कि मैंने इस उदाहरण में दिखाया है 5x⁴, इसमें बहुपद का घात क्या है? 0, तो ये एक शून्य बहुपद है। इसी प्रकार से यदि घात 1 हो जाएगा तो वो रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक। यदि घात 2 हो जाता है तो वो द्विघात हो जाता है, द्विघाती बहुपद। 3 हो जाता है तो वो त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से हम इनको डिफाइन
कर सकते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा ये ax प्लस बी, ये जो है हमारा, इसमें a b अचर हैं, x की पावर यहाँ पर 1 है, इसलिए ये एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये हम घातों के अनुसार इनका वर्णन कर रहे हैं। यदि हम इसमें पदों की प्रकार पर करें, ये इसमें कितने पद हैं? एक पद, दूसरा पद, इसमें 2 पद हैं, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विपद। ठीक है, ये रैखिक भी है और द्विपद भी है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ax की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है? इसमें घात क्या हो गया? 0, तो इसलिए ये क्या हो गया? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। और इसमें पद क्या है? इसमें पद केवल 1 है, इसलिए ये हो गया एक पदी। क्या हो गया? एक पदी। ठीक है, यदि हम 3 घात वाला ले लेते हैं तो वो त्रिघाती हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 घात वाला चतुर्घाती, 5 घात वाला पंचघाती।